करते हुए बच्चे को इसमें क्या है, हम जीरो से लेके, अगर आप चेक करोगे तो 6 से लेकर 10 तक, 12 तक की हिस्ट्री यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, सीरीज लंबी हो सकती है, आप लोग प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के टॉपिक जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं, इतिहास की टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलते हैं। पहले कुछ बात पहले से जान ले, है ना, क्या क्या, कि आदि मानव जो है क्या था पहले, आदि मानव जो वर्ड है वो क्या है, इन सब चीज के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आदि मानव जो है पत्थर लकड़ी के औजार का से शिकार करते थे, हम लोग को पहले से पता है, कॉमन वर्ड। वे खाते क्या थे, कंदमूल खाते थे, फल खाते थे, मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, जैसे हम लोग पढ़े हैं। कुछ समय बाद तो उन्होंने खेती करना शुरू किया, अस्थायी रूप से एक जगह बसने लगे। इसके बाद सिंधु घाटी में शहर बसे। उसके बाद सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी से, जहाँ पर सड़कें चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी की शहर में शहरों में जो अच्छे कारीगर भी रहते थे, जो तांबा और कांसा जैसे धातु के औजार। कुल बात देखिए, तो यहाँ पर वर्ड किस चीज का आ रहा है, सिंधु घाटी का आ रहा है। सिंधु घाटी शहर नष्ट हो जाने के बाद सिंधु, सतलज, झेलम, ब्यास, सरस्वती आदि नदियों के किनारे आर्य संस्कृति विकसित हुई। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर ये को हम लोग को चीज मिल गया, सप्त सिंधु प्रदेश। वे संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्यों, और आर्यों के मुख्य काम काम क्या था, पशुपालन था। आर्य जाति का मुख्य काम क्या था, पशुपालन था। वे समय समय पर अपने देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते थे, ग्रंथ की रचना की थी। और साथ में क्या है, कुछ हथियार ऐसे हैं जो नुकीले, जिसको जिसे फेंक कर क्या किया जाता था, शिकार किया जाता था। बाद में गंगा यमुना पहले आर्य संस्कृति विकसित बाद में जब गंगा गंगा, अब थोड़ा सा हैं। अब ये मुख्य रूप से खेती करने लगे। ठीक है, आज उनकी संस्कृति बढ़ी, है ना। अब ये लोग क्या करने लगे, खेती करने लगे और गांव में रहने लगे। इस प्रकार जनपद बने। और अब जन के मुखिया, अब एक ग्रुप यहाँ पे रहने लगा, तो बहुत लोग जब एक साथ रहने लगे तो जनपद, जब एक साथ मन बहुत सारे लोग जब एक साथ रहने लगे तो उनको क्या कहा जाने लगा, मुखिया कहा जाने लगा। उन और उसके रिश्तेदार सहयोगी राजन्य और क्या कहलाए, सहयोग जो करते थे वो राजन्य कहलाए। अच्छा, वे खेती के लिए गृहपतियों से भेंट करने लगे। वे बड़े 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 यज्ञ करते थे। आज से लगभग 26 वर्ष के पहले 16 महाजनपद बने। कितने महाजनपद बने, 16 महाजनपद बने। इनमें से कौशल, वश, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। तो यहाँ पर महाजनपद की बात कही गई, महाजनपद की बात की गई है। ठीक है, कितने महाजनपद, 16 महाजनपद, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली थे कौशल, वश और मगध। महाजनपदों में कुछ राजतंत्र, कुछ गणतंत्र शासन करने वाले भी थे। महाजनपद काल में धातु के सिक्के, महाजनपद का काल अगर बात करें तो धातु के सिक्के का प्रचलन हुआ, व्यापार का भी विकास हुआ। गांव धीरे धीरे नगरों के रूप में लेने लगे। इसमें कौन कौन से गांव थे, उज्जैन था, पाटलिपुत्र था, वैशाली था, महानगर था। इन सभी देशों में इनसे इन्हीं दिनों महावीर और भगवान बुद्ध, जिन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। तो स्वामी महावीर और भगवान बुद्ध के जन्म के बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म की क्या हुई, शिक्षाएं मिलनी शुरू हो गई, और इन्होंने इनका विस्तार किया। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े तो यूनान के राजा सिकंदर,
यूनान के राजा कौन थे? सिकंदर ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसके बाद मौर्य साम्राज्य बना। ठीक है, मतलब सब चीज का ओवरव्यू दिया जा रहा है यहाँ पे। इसी वंश में सम्राट अशोक हुए जिन्होंने युद्ध के बदले धर्म और सद्व्यवहार के रास्ते पर चलकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। अच्छे आदमी थे। उन्होंने अपनी प्रजा तक अपने विचार पहुंचाने के लिए पत्थर के खंभों चट्टानों पर क्या लिखे? संदेश लिखवाए, है ना। सम्राट अशोक के कई सौ साल के बाद सम्राट अशोक के कई साल बाद मगध में गुप्त वंश के शासन की स्थापना हुई। मतलब अशोक के बाद किसका हुआ? अशोक के बाद गुप्त वंश। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए दो प्रकार की नीतियां अपनाई। आर्यावर्त के राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया, और दक्षिणापथ के राज्यों को हराकर उन्हें उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। फिर देखते हैं गुप्त वंश की समाप्ति के बाद उन्होंने छोटे छोटे राज्यों में कनौज के राजा हर्षवर्धन जो है, वो उनके कनौज के राजा हर्षवर्धन जो थे वो प्रसिद्ध थे। यहाँ पे देख लो भाई कि आप लोग थोड़ा सा अशोक स्तंभ जो कि पैसा में इस में दिखा जाता है ना। तो अशोक स्तंभ सारनाथ में है। ठीक है, ये सब जो इम्पोर्टेंट है। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? ये पिक्चर भी दिया गया ओरिजिनल सारनाथ। ठीक है, अब उन दिनों उन दिनों क्या हुआ? छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा गया। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा गया? दक्षिण कौशल। जिसकी राजधानी थी श्रीपुर। अभी है, पहले सिरपुर थी। वहाँ के प्रसिद्ध राजा महाशिव गुप्त बालार्जुन पुरातत्वविद इतिहासकार ने इस युग को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा। ठीक है, ये भी आता है। सिरपुर में ईंट का बना प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर इसका इसी समय संभव। तो ये जो है सिरपुर का मंदिर है। और लक्ष्मण मंदिर, आप लोग को समय मिले तो आप लोग जाकर घूम सकते हो। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर। उसके बाद तो ये सारा चीज पढ़ने के बाद अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ते हैं कि छोटे छोटे राज्यों का विकास कैसे हुआ, है ना। और सन की कब की बात है? तो कब की बात है? तो सन 650 ईस्वी से लेकर इतना ईस्वी तक अगर बात करें कि 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उसके बाद आने वाले 600 वर्षों में भारत में कोई भी बड़ा राज्य नहीं हुआ, है ना। पूरे भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये छोटे राज्य कहाँ से आए, इसके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी बातें हुई जिसके कारण ये हुई। तो ध्यान देनी है थोड़ी। अब 650 से 1200 के प्रमुख राजवंश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैप पॉइंटिंग का देख लेते हैं कि घाट थोड़ा सा यहाँ पे सीखने का मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा कि कौन कौन, जैसे यहाँ पर सिंधु सिंधु का अगर स्ट्रक्चर हम लोग को पूछे तो ये रहा। हाँ, हाँ, 2 मिनट। सिंधु घाटी। अब कुछ मैप है, मैप का हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सिंधु नदी है ना। जैसे कि तो सिंधु नदी अगर हम लोग को दिखाना हो तो कहाँ से दिखाएंगे? ये एरिया देखिए। ठीक है, सिंधु नदी ये एरिया है। ठीक है, वैसे यमुना गंगा ये सब चीज और रिवर के बारे में हम लोग अच्छी तरह से बात करेंगे एक अलग से वीडियो में, जिसमें हम मैप पॉइंटिंग के हिसाब से आप लोग को कराएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग कि नया राजा जो है, उस समय नए नए नगर तो बने, लेकिन नए राजा कैसे बने? नए राजा कैसे बने? सन 650 के आसपास के प्राप्त शिलालेख जो है, मतलब कि पहले उस समय का तो पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार तो उतना पता नहीं, लेकिन पुरानी चीजों से ही मिलकर पता चलता है। तो 650 के आसपास के प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपत्रों में तांबा पे लिखा हुआ या फिर अलग अलग चीजों पे लिखा हुआ चीजों से पता चलता है कि इस समय भारत में कई शक्तिशाली
राजा हुए। क्या हुए? सशक्त राजा, जिन्होंने अपने आसपास के इलाकों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। और क्या हुआ लेकिन बाद में इन राजाओं के उत्तराधिकारी और उतने योग्य नहीं हुए। इस कारण उनके राज्यों के अधिकार जो है प्रांत प्रमुख, सेनापति आदि के इसके और अपने इलाके में ज्यादा आसानी से शासन करते थे, मतलब अपने दूसरे इलाके में नहीं जाते। धीरे धीरे राज्य की अधीनता हो गई, उस राज्य में राजा राज करने लगे। उदाहरण के लिए क्या बात करें कि पश्चिम बंग भारत के एक राज्य में राजकृष्ट वंश शासक था, जो चालुक्य राजाओं के कर्मचारी थे, है ना। राजकृष्ट वंश का शासक था और चालुक्य का कर्मचारी, काम करने वाला था, ठीक है। परंतु 8वीं सदी में उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाकर अपने आप को शासक रूप में स्थापित कर लिया। मतलब नौकर था लेकिन अपने पावर को बढ़ाकर शासक स्थापित किया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी शक्तिशाली योद्धा ने अपने साथियों के साथ कमजोर कबीलों और बस्तियों पर आक्रमण करके अपना, मतलब क्या है कि कमजोर पर आक्रमण करके ये चीज जो है पूरा करने लगे अपना जो कमजोर है वो ये कमजोर है और ये थोड़ा बलवान है, तो ये इसको चाहे नौकर या कमजोर क्यों नहीं है लेकिन इसको जीत लिया अपने बल से। ठीक है। उदाहरण की अगर बात करें, राजस्थान में जोधपुर के पास घटियाल जी मिले शिलालेख का पता चलता है। घटियाला में क्या मिला है? शिलालेख मिला, जिसमें क्या है, इस क्षेत्र में प्रतिहार वंश के लोगों का शासन और इसी तरह स्थापित हुआ। जबलपुर के निकट त्रिपुरी राज्य के कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है। ये सब चीजें समझे और आगे बढ़ते हैं। अब राजा तो बने, ठीक है। राजा राज्य बनने के कुछ और भी तरीके थे। जैसे कुछ परिवार ने जमीन में बड़े बड़े टुकड़ों का अधिकार कर लिया, है ना। तो उन जमीन में अच्छी फसल करने के लिए, सिंचाई के लिए नए साधन चाहिए, कुआं चाहिए, तालाब चाहिए, बावड़ी आदि बनाए जाते थे। और फसलें अच्छी होने, ये सब फसल अच्छी होने के लिए वे संपन्न होते हैं। धीरे धीरे इन इलाकों के लोगों को उनका दबदबा बढ़ता गया। लोग उनकी बातें मानने लगे। इन परिवार ने अपने श्रेष्ठ ऊंचा सिद्ध करने के लिए अपने वंश संबंध देवता और ऋषियों से जोड़ा। और उदाहरण के लिए बंगाल में पाल वंश और मध्य भारत में कलचुरियन उत्थान के तरह हुआ। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्राह्मण और भाटों की भूमिका। इसमें ब्राह्मण की क्या भूमिका थी और भाटों की क्या भूमिका थी। अब ये ब्राह्मण और भाट क्या है भाई, इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं। ब्राह्मण और भाट की बात करें हम लोग थोड़ा। ब्राह्मण और भाटों की भूमिका, मैंने इसमें क्या है, राजा बनने में ब्राह्मण की क्या भूमिका। तो इन ताकतवर परिवारों को, है ना, राजवंश के रूप में स्थापित करने और राज की व्यवस्था बनाने में ब्राह्मण ने बड़ी सहयोग दी। मतलब ब्राह्मण का शुरू से ही पूजा होता था। उन जो धर्म ज्ञान राज का चलाने की ज्ञाता के रूप में ब्राह्मण को बड़ी प्रतिष्ठा थी। और इसलिए उत्तर दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों में गंगा यमुना तट पर बस ब्राह्मण को अपने राज्य में बसाया जाता था। मतलब कहाँ पर, गंगा हो यमुना हो तट पर, हाँ, बस किसको बताया जाता था? ब्राह्मण को ही बताया जाता था। राजा ब्राह्मणों को कभी कभी पूरे गांव गांव, कभी कभी गांव गांव या फिर गांव के प्राप्त होने वाले संपूर्ण लगान दान में दे देते थे। इन आदेशों को प्रमाण रूप में रखने के लिए इन्हें ताम्र पत्र पर, और इसमें क्या, और इसको कि ये दान दिया गया है, इसके लिए क्या था, एक ताम्र पत्र पर लिखा जाता था। ताम्र पत्र पर भी लिखा जाता है। ठीक है। ताम्र पत्र पर भी लिखा जाता था। अब क्या है, राजा की संख्या जो है बढ़ने लगी, है ना। राजा की संख्या क्या करने लगी, बढ़ने लगी। हाँ। हाँ। हाँ?
अब जो है टॉपिक हमारी आगे बढ़ती है। राजा की जो संख्या है, अधिपत्य राजा और सामंत राजा, राजा जो बनने लगे ना, तो अधिपत्य राजा और सामंत राजा, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करनी है। क्या रा, कि राजाओं की संख्या बढ़ने से भूमि और अधिकार क्षेत्र के विस्तार को लेकर अनेक युद्ध हुए। मतलब क्या हुआ कि राजा की संख्या बढ़ने, क्योंकि एक राजा दूसरा राजा, तो लगातार ऐसे राजा बढ़ते कैसे गए। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, बढ़ने का मतलब ये हुआ कि एक राजा एक राजा चाहता था कि मैं
इस वक्त लगातार युद्ध चलते ही रहते थे, और इसी कारण क्या है कि सेना का महत्व बढ़ गया था, कि उसमें सेना युद्ध ज्यादा होता था, उस समय सेना का डिमांड था। राज्यों की सेना बहुत बड़ी नहीं होती थी, अपने बड़े अधिकारी और सामंतों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती थी, जिन्हें वे जरूरत के हिसाब से मदद मांगते थे कि अपना इतना सेना चाहिए। इस प्रकार व्यवस्था का नुकसान भी था। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अलग सेना होने के कारण ये ये अधिकारी अक्सर उन्हें राजा की अवहेलना करते थे। वे हमेशा अपने लिए ज्यादा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए तत्पर रहते थे। ठीक। अब टॉपिक बढ़ेगा हमारा कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया हो गया। दक्षिण भारत के अ, इसीलिए स्थानीय शासन का विकास होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग अच्छी तरह से देख लोगे और आंसर आप लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अब हम लोग जैसे अल्बरूनी हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गई, ये तो सही गलत है। अल्बरूनी का भारत, है ना, चोल राजाओं ने समुद्र पार करके किन किन देशों की चढ़ाई की, ऐसे करके। ठीक है। अब जो हमारा जो चैप्टर होगा, अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है जीवन में क्या बदलाव, भाई इतना करने के बाद जीवन में क्या बदलाव आया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, तो आप लोग सीधे अच्छी तरह से देख लें। और ये हमारा जो है यूपी बोर्ड का सिलेबस है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।